फोर्स ऑन मल्टीपल चार्ज एक ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और एक चीज जो मुझे पहले बता देना चाहिए था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो क्या है, छोटा सा टॉपिक है, डिफिनेशन है। तो इन तीनों को आज वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं फोर्स ऑन मल्टीपल चार्ज। कूलम साहब के अकॉर्डिंग हम जानते हैं दो पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यदि एक ही पॉइंट पे बहुत सारा चार्ज फोर्स लगा रहा है, जैसे कि ये मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट पे Q1 यहाँ पे है, एक Q2 इधर भी है, एक Q3 इधर भी है, और मान लेते ये मेरा Qn डॉट डॉट करते हुए Qn चार्ज इस Q0 पे लग रहा है। तो यहाँ पे इस Q0 इकलौता चार्ज कितने सारे चार्ज के साथ प्रभावित हो रहा है, ये मतलब इंट्रैक्शन हो रहा है। तो इस इस Q0 पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना लगेगा, यानी नेट फोर्स कितना लगेगा, वो कैलकुलेट करने के लिए एक हमारे पास मेथड है जिसको बोलते हैं फोर्स ऑन मल्टीपल चार्ज। मल्टीपल चार्ज लॉ को इस्तेमाल करेंगे, लॉ नहीं है मतलब एक मेथड है, उसको इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ फोर्स कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सा है, कहता है जितना वो पॉइंट चार्ज होगा उतना बार आप कूलम्स लॉ लगाइए और फोर्स कैलकुलेट कीजिए। पहला क्या बोल रहा है ये, जैसे ये वाला 2 पॉइंट चार्ज का एक सिस्टम बन रहा है, मान सकते हो ना सिस्टम, तो यहां से आप फोर्स 1 निकालिए, उसी तरह यहां से फोर्स 2 निकालिए। 2 पॉइंट चार्ज पे लगा ही सकते हो। इन दोनों को मान के F1 निकाला, इन दोनों को कंसीडर करके F2 निकाला, ठीक है। उसी तरह इसको हमने F कंसीडर करके F3 निकाला, और N है तो इसको कंसीडर करके Fn निकाला। अब जब हमारे पास फोर्स है, फोर्स के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। जब हमारा फोर्स भी प्रेजेंट, डायरेक्शन भी प्रेजेंट, तो क्या हम लोग एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर को अप्लाई नहीं कर सकते हैं? उसको अप्लाई करके नेट फोर्स ऑन द क्यू नॉट लोग निकाल लेंगे। ये है बेसिकली फोर्स ऑन मल्टीपल चार्ज। तो टाइटल डालेंगे, हेडिंग डालेंगे यहाँ पे सबसे पहला फोर्स ऑन मल्टीपल चार्ज। ऑन मल्टीपल चार्ज। तो ये कहता क्या है, अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज ऑन ए गिवन चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले एक सिस्टम बना लेते हैं। ये मान लेते हैं Q0 है, Q0 है, ये Q1 है हमारा, ये हम लोग का Q2 है, और ये हमारा Q3 है। उसी तरह डॉट 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 Q यहाँ पे 4 आएगा, Q5 आएगा, हमने यहाँ पे एक ले लिया Q10। Q1 के बीच का डिस्टेंस R1, Q2 के बीच का डिस्टेंस R2, इसके बीच का डिस्टेंस R3, N के बीच का डिस्टेंस हम लोग N लेंगे, RN, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बेसिकली लिखना है। स्टेटमेंट ये है कि तो स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं, इफ मल्टीपल चार्जेस इंटरेक्टिंग to each other to each other, then net force on a given charge, net force on a given charge is
वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो एक नोमरिकल देखेंगे ना आपको खट से समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा एक नोमरिकल यहाँ लगाने। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स गिवन चार्ज हमारा यहाँ पे क्या है, क्यू नॉट को मान रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा के, अच्छा क्यू वन चार्ज की वजह से क्यू नॉट पे कितना फोर्स आएगा तो उसका हमने मान लगा दिया F1। उसी प्रकार Q2 की वजह से क्यू नॉट पे F2 प्लस डॉट 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 Fn की वजह से तो Qn की वजह से Fn। तो ये अच्छा वेक्टर सम होगा, ये ऐसा सम होगा, वेक्टर लगाना ही पड़ेगा ना। अच्छा इसका जब फॉर्मूला रखोगे ना तो कभी कभी ये फॉर्मेट में भी दिख जाता है, तो घबराना नहीं है आपको। फॉर्मूला लगाओगे तो के क्यू नॉट क्यू वन अपॉन आर वन प्लस के क्यू नॉट क्यू टू अपॉन आर टू, इसके लिए प्लस आगे जाएंगे तो के क्यू नॉट क्यू एन अपॉन आर एन का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर होगा यहाँ पे स्क्वायर आर टू का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा के क्यू नॉट सभी में प्रेजेंट होगा तो उसको कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से के क्यू नॉट को बाहर ले लिए तो यहाँ से बचेगा क्यू वन अपॉन आर वन का स्क्वायर प्लस क्यू टू अपॉन आर टू का स्क्वायर प्लस 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 क्यू एन अपॉन आर एन का स्क्वायर। तो अब एक चीज ध्यान से देखोगे तो हर बार क्या हो रहा है, यहाँ ऊपर भी वन, यहाँ नीचे भी वन, यहाँ टू ऊपर भी टू, आगे ऊपर भी थ्री होगा नीचे भी थ्री, फोर ऊपर भी फोर नीचे भी, लास्ट में एन ऊपर भी नीचे भी एन। तो जब हम लोग के सिमिलर ऐसे नंबर के साथ ऊपर नीचे वेरी करता है तो उसको हम लोग एक समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में प्लस प्लस है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ एफ नेट इक्वल टू के क्यू वन, बाहर में एक समेशन डालेंगे और जो वेरी कर रहा है उसको आई बोलेंगे। तो सबसे छोटा वैल्यू कहाँ से चालू हो रहा है, वन से चालू हो रहा है, आई का मान हम लोग वन लेंगे, नीचे उस वैल्यू को लिखते हैं जहां से चालू होता है वैल्यू, ऊपर उस वैल्यू को लिखते हैं जहां तक जाता है वैल्यू। तो आई बराबर ऊपर कहां तक जाएगा, एन तक जाएगा, आई बराबर ऊपर एन तक, या सिंपल एन भी लिखोगे तो आपका काम बन जाएगा एन तक। और ये वेरी कहाँ कहाँ हो रहा है, Q1 के हो रहा है, क्यू आई अपॉन आर आई का स्क्वायर, ये फॉर्म। इस फॉर्मेट में भी कभी कभी दुनिया वाला दिखा दे, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलो जी, तो ये हो गया आपका फोर्स ऑन मल्टीपल चार्ज। एग्जाम में आएगा तो आप ये डायग्राम बनाओगे, इसके बाद ये स्टेटमेंट लिखोगे, इसके बाद ये ड्रॉ करोगे, पूरा मार्क्स मिलेगा, कोई नहीं सकता है। अच्छा चलो एक छोटा सा ना, यहाँ पे तो एन चार्ज लिए हम लोग तीन चार्ज का एक सिस्टम लेते हैं, उस पर अप्लाई करते हैं। दो चार्ज के लिए तो फोर्स का नियम ही है तीन, मतलब तीन से ज्यादा ही लेना पड़ेगा, तीन लो चार तो पांच लो इस तरह। तो छोटू वाला एग्जाम्पल तीन लगाते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलिए तीन तीन फोर्स तीन चार्ज का एक सिस्टम लेते हैं बेसिकली। और सबसे फेमस एग्जांपल क्या है, सिस्टम है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको हमने 30 सेंटीमीटर मान लिया, ये भी 3 सेंटीमीटर मान लिया। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 3 सेंटीमीटर ही होगा, इसमें कोई यहाँ पे अपन लोग क्यू बराबर क्यू वन बराबर क्यू ले रहे हैं, कोई मान नहीं ले रहे, क्यू ले रहे हैं, क्यू टू बराबर क्यू ले रहे हैं, क्यू थ्री बराबर क्यू ही ले रहे हैं। सब प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज रहता है तो माइनस लिखते हैं यहाँ पे। तो सवाल ये है कि क्वेश्चन है Q2 पे नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स इक्वल टू हाउ मच Q2 पे। तो इस Q2 पे देखो आप ध्यान से, तो दो दो फोर्स इंटरेक्ट, दो दो चार्ज इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन में लिखा है ना गिवन चार्ज, तो यहाँ पे क्वेश्चन वाला गिवन दे दिया ना भाई, कौन हो गया इस बार, टू हो गया। तो टू पे और बाकी जो चार्ज बच गया कौन, Q3, और वो बाकी चार्ज इंटरेक्टिंग चार्ज हो जाएंगे, इंटरेक्टिंग, ठीक है। तो इस Q1 की वजह से ये प्लस है, ये भी प्लस, तो इधर मेरा लगेगा एक फोर्स,
और ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इधर भी मेरा लगेगा एक फोर्स इस तरह से। ठीक है, खिचड़ी तो नहीं ना हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। इसको हमने नाम रख दिया फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, इसको नाम रख दिया फोर्स टू ड्यू टू थ्री। और कमाल की बात है, ये देखो ना, सारे डिस्टेंस वगैरह से हमें फोर्स भी बराबर ही होगा। अब हम लोग लिखते हैं फोर्स टू वन के Q1 की जगह पे क्यू ही लिखेंगे, Q2 की जगह पे कौन आएगा, मान लिया इन दोनों के लिए लिख रहा हूँ, तो सॉरी सॉरी, यहाँ तो लिखा हुआ टू ड्यू टू वन, इन दोनों के लिए। Q1 की जगह पे वैल्यू रख दिए डायरेक्ट Q2 पे जगह पे वैल्यू रख दिए डायरेक्ट Q इंटू क्यू हो गया। और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर को मीटर, सारे यूनिट को ऐसा यूनिट में रखते, पूरे फिजिक्स में याद रखिएगा ये चीज। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सारे यूनिट का जो सिस्टम होता है वो ऐसा ही सिस्टम में रख के सॉल्व करेंगे, खट खट न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ये सेंटीमीटर नहीं होता है अपना ऐसा ही सिस्टम लेंथ का, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, 10⁻⁻² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मीटर होंगे। इसको यहाँ रखेंगे 3 × 10⁻²² का स्क्वायर, जो कि यही होता है A/r1²। क्योंकि ये दोनों फोर्स बराबर होगा ना मैग्नीट्यूड वाइज, तो इसको भी हम लोग रख दिए F12। क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, के 1 पे सॉरी 3 की वजह से, तो Q1 की जगह पे तो आप क्यू ही लिखोगे, Q2 की जगह पे Q3, जिसका मान यहाँ पे अगेन क्यू है। डिस्टेंस पे यही लिखोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 10⁻²। इसको हमने F मान लिया। दोनों ही फोर्स क्या है मेरा बराबर है, F21 और F13, इसको F मान लिया, तो ये वाला फोर्स का मान भी F हो गया, ये वाला फोर्स का भी मान मेरा कहाँ चला गया, ये F हो गया। अब हम लोग को नेट फोर्स निकालना है, तो Q F नेट बराबर क्या हो जाएगा भाई, F नेट बराबर हो जाएगा रूट अंडर F1 का स्क्वायर होता है, F1 के नाम पे मतलब ये चढ़ेगा, इसका भी मान तो F ही है, तो F रख दो। एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे आप। F प्लस दूसरा फोर्स F12 का स्क्वायर प्लस 2 × F12 इंटू F21 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है भाई, इन दोनों के बीच का एंगल होगा, तो एगो फोर्स देखो इधर है, एगो फोर्स इधर है, ये वाला एंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की खास बात ये होती है कि ये 60 डिग्री का होता है सारे, ये भी 60, ये भी 60, ये 60 तो ये भी 60, यानी थीटा ये वाला है, थीटा की जगह 60 रखेंगे। अगले स्टेप ये दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, तो ये वैल्यू का हमने F माना है, तो F का स्क्वायर, यहाँ भी F का स्क्वायर रखेंगे, F² प्लस F², 2F² प्लस में यहाँ पे 2 इंटू F यानी F का स्क्वायर, और यहाँ रखेंगे cos 60 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व की जगह ध्यान से देखिए 2F², यहाँ भी कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2F², अंदर में क्या बचेगा एक, प्लस में यहाँ cos 60 का मान कितना होता है 1/2, यहाँ रख दिया 1/2, और ये सारी बातें रूट के अंदर चल रहा है, तो 2F तो बाहर आ जाएगा रूट से, तो F बचेगा, अंदर में क्या बचेगा, फंस के रह जाएगा 2। इन दोनों को जब सॉल्व कीजिएगा तो 3/2 आएगा, ये 2 छम हो गया, तो रूट ये दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, तो नेट फोर्स यहाँ लिख देते हैं, नेट फोर्स बराबर कितना आ गया F√3। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा ना, कहाँ चला गया, इस F का मान को यहाँ रख दीजिए, इसको रखिएगा तो अच्छा K का मान रखना पड़ेगा, दिस इंटू दिस, तो 9 × 10⁻⁹ K का मान, ये हो गया Q², नीचे का स्क्वायर को ओपन कीजिएगा तो 9 का स्क्वायर, और सॉरी 3 का स्क्वायर 9, और 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁻⁴, और ये √3 आपका बाहर में, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये छम ये माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी हो गया √3 इंटू Q² इंटू 10⁻⁻13 न्यूटन नेट फोर्स, ये आ गया आंसर। एक छोटू सा न्यूमेरिकल भी लगा दिया, थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया, 10 मिनट 5 मिनट ज्यादा ले लिया, बट डोंट वरी, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया। ठीक है दोस्त,
उसी तरह सोचो 4 गो चार्ज होता तो यही कंसेप्ट, 5 गो होता चार्ज तो यही कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करते। लेकिन हमें हमें तो बोर्ड एग्जाम से मतलब है, बोर्ड एग्जाम में तो ये तो है ना, ज्यादा से ज्यादा यही पूछ दिया तो बहुत है। बोर्ड एग्जाम में तो डेरिवेशन ही पूछना, थ्योरी बातें आपको याद रखना, जितने ज्यादा याद रखोगे उतना मार्क्स ज्यादा लाओगे। ठीक है दोस्त, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आप लेना चाहते हैं तो ये नॉमिकल का ले सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू नहीं, थैंक यू नहीं। अच्छा, एक कंसेप्ट तो छूटा हुआ है अभी भी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसको भी मैं लगे हाथों यहीं पे समझा देता हूँ, क्योंकि नॉमिकल एक किए हैं ना, तो आपको सारी बातें अभी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है, पहले लगता कहाँ है फिर बात करेंगे कहता क्या है। पहले लगता कहाँ है वो बता देता हूँ। जब मल्टीपल फोर्स लगते हैं एक किसी गिवन चार्ज पर, उस समय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कंसेप्ट अप्लाई होता है। मान लेते हैं ये मेरा Q0 चार्ज है, इस पे Q1 भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये Q2 भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये Q3 भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो इन दोनों के वजह से जो चार्ज का फोर्स होगा, इन दोनों चार्ज को सिस्टम मान के मैं फोर्स जो कैलकुलेट करूंगा, वो फोर्स मान लिया 10 न्यूटन मेरा निकल के आया। ये 10 न्यूटन इसका होने मतलब Q3 Q2 Q4 Q5 Qn कुछ भी हो जाए, उन सभी का होने या ना होने से इस 10 न्यूटन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इन दोनों चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड आ रहा है, उसका इसका इसका और भी कोई थर्ड पार्टी चार्ज होगा, उसका होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, इसको तुम यहां से हटा दो तब भी ये 10 न्यूटन रहेगा, या फिर आप यहाँ पे एक Q3 लेके आओ और एगो Q4 लेके आओ और एगो Q5 लेके आओ, तब भी इसका फोर्स जितना था 10 न्यूटन ये उदाहरण के तौर पे लिखा हूं। तो ऐसे जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, interaction between two charge is independent from third charge. So you may say interaction between two charge does not depends on presence of third charge and absence of third charge. थर्ड चार्ज कोई भी हो सकता है, ये सब उसके प्रेजेंस और अब्सेंस से दो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, याद रहेगा ये वाली बात। तो यहाँ लिखते हैं वही चीज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, व्हेन, ये मार्कर दिख रहा है ना, हाँ मार्कर दिख रहा है, व्हेन मल्टीपल चार्जेस आर interacting to each other, then दूसरा मार्कर ले लेता हूं, then net force of a given, net force नहीं, then force acting between charges is independent from present or absent of third charge, of third charge। ज्यादा बड़ा लिख दिया क्या? When multiple charges are interacting to each other, then force acting between two charges is independent from present or absent of third charge।
उसे इंडिपेंडेंट रखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट और है, उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट व्हाट इज, ये डब्ल्यू का मतलब वाट हो गया, व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप सुने, आपने अभी तक आप 12th में हो, तो इस बात का बखूबी आप मान सकते हो कि जो डिफिनेशन हमने 9th में सीखा, जो डिफिनेशन 10th में सीखा, 12th में उसका एडवांस वर्जन मिला, वही डिफिनेशन वही। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, आपने 9th में या फिर सीबीएसई बोर्ड किया तो 9th में आपने करंट, या 8th में आपने करंट के बारे में पढ़ा, उसको छोड़ो, 10th में आपने करंट के बारे में पढ़ा। तो करंट का डिफिनेशन आपने क्या पढ़ा होगा 8th क्लास में? इट इज टाइप ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? टाइप ऑफ एनर्जी, एक तरह का एनर्जी का फॉर्म है करंट, वो डिफिनेशन पढ़ा था आपने। फिर जब आपने 12th में यहाँ आए, तो अभी आप क्या 10th में गए, तो वहां पे क्या है, चार्ज करंट बराबर आई अपॉन टी पढ़ लिए, सॉरी उल्टा बोलते हैं, क्यू अपन टी पढ़ लिए, चार्ज करंट बराबर। 12th में भी पढ़ोगे तो फिर पढ़ोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज करंट। तो एक ही क्वांटिटी का, जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो डिफिनेशन उसका मॉडिफाई होता जा रहा है, मतलब और भी चीजें उसमें एड ऑन होते जा रहा है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसके साथ भी ऐसे ही होगा। हम लोग पहला चैप्टर में है, इस चैप्टर में डाइलेक्ट्रिक का एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वही डाइलेक्ट्रिक का और भी कंसेप्ट एड ऑन चलता जाएगा, उसमें और भी चीजें ऐड होता जाएगा। तो जो बच्चे ये दिमाग में सोचेंगे यार मैं तो पहले चैप्टर में डाइलेक्ट्रिक ये पढ़ा था, आखिरी चैप्टर में डाइलेक्ट्रिक ऐसे कैसे हो गया, दो दो कैसे हो गया, भाई मॉडिफाई होता है, नॉलेज बढ़ते जा रहा है, तो ये चीजें एक्स्ट्रा पढ़ते जाएंगे कि नहीं, दैट्स व्हाई। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यहाँ पे अभी के रिस्पेक्ट में हम लोग का होगा, it is ratio of electric force on medium and electric force on vacuum। वैक्यूम बोल लो या एयर बोल लीजिए, अभी कैलकुलेशन पर्पज से। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से दिखाते हैं। के से एक चीज और दिखाया था ना, कैसे, किसको दिखाया था, कूलम कांस्टेंट को दिखाया था। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे फोर्स ऑन मीडियम हो जाएगा और फोर्स ऑन एयर हो जाएगा, इन दोनों का फोर्स का जो भी रेशियो आएगा वही होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सिंपल सा है, ज्यादा ज्यादा ये डिफिनेशन ही पूछेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है। ज्यादा ही लंबा हो गया लेक्चर क्या, 10 मिनट के लेक्चर से आई थिंक 15-20 मिनट हो गया होगा। खैर कोई बात नहीं, चीजें अच्छी है तो 2-3 मिनट ज्यादा आप देख सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू सो मच।